बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। इंट्रोडक्शन हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जनरल ग्रुप ट्रेंड्स जो है वो शुरू किया था हमने, तो इसमें एटॉमिक रेडियाई हो चुका, ठीक है। और पूरे जितने हमारे पास ग्रुप ट्रेंड्स मौजूद हैं उनका एक ओवरव्यू भी हो गया था। आयनाइजेशन एनर्जी, इसको देख लेते हैं आप बग़ैर टाइम किल किए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो सॉल्व नहीं करनी, बल्कि इसमें टेक्निकलिटी है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन के लिए एनर्जी के लिए मैं IE का इस्तेमाल करूँगा, ये जहन में रखिएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इन चैप्टर्स के अंदर, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह प्लस माइनस कुछ नहीं करना आपको, टेक्निकल चीज़ें सारी समझ वाली, ठीक है। तो ये ज़रा जहन में रखें। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये क्या होती है? एनर्जी होती है भाई, ठीक है। इसका ओवरव्यू मैं दे चुका हूँ पहले। एनर्जी होती है, क्या हो रहा है इस एनर्जी से? आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी नीडेड, एनर्जी नीडेड। मैंने कहा था नोट्स बनवाऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है, इनको नोट करें अपने पास। एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, एनर्जी नीडेड टू remove an electron from a neutral atom, from a neutral atom in the gas phase, in the gas phase। इसका क्या मतलब हुआ भाई? आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी है। क्या करना है इस एनर्जी से? आपको जो है रिमूव करना है, निकालना है बाहर। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहाँ से निकाल रहे हैं? एटम से निकालना है, लेकिन वो एटम जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए। न्यूट्रल एटम का आसान सा मतलब ये है कि इसको जो एटम होता है उसको हम न्यूट्रल एटम असल में न्यूट्रल ही होता है, लेकिन ख़ास तौर पे इसने यहाँ पर ये बात इसलिए बताई है, ऐसा एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो। जैसे कि सोडियम का अगर आप एटम ले लें, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 हैं और प्रोटॉन भी 11 हैं, ठीक है। एक सिंगल अकेला सोडियम का एटम, तो ये न्यूट्रल एटम कहलाएगा। समझ आ गई बात? ये अकेला एक एटम है, जैसे अकेला मार्कर आपको नज़र आ रहा है, इससे अकेला एक एटम है, ये आपको किसी के साथ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो ऐसे न्यूट्रल एटम में से जो किसी दूसरे एटम के साथ अटैच नहीं हुआ, किसी दूसरे मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं है, अकेला है, तन्हा है, उसके अंदर से, उसके पास से आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना है। तो उसके लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आखिरी बात जो इसने यहाँ पर कही है वो ये बोली है कि आपको इसको जिस चीज़ से भी आप एटम हासिल कर रहे हैं, ठीक है, एटम किसी चीज़ के अंदर ही होगा ना, किसी चीज़ का हिस्सा ही होगा ना, एटम अकेले थोड़ी ना घूमते फिर रहे, वो तो चीज़ों के अंदर मौजूद है। तो उन चीज़ों में से आपको उन एटम्स को निकालना पड़ेगा पहले, लेकिन आपने ये करना है कि उस चीज़ को, जैसे कि सोडियम मेटल ही ले लें, इसको आपने, ये सॉलिड होता है सोडियम मेटल मिसाल के तौर पे, आपने इसको हीट अप करके पहले लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद इसको और हीट दें और हीट दें, इतनी हीट दें कि ये जो है लिक्विड सोडियम जो है फिर
गैस सोडियम में कन्वर्ट हो, जैसे पानी नहीं होता, बर्फ़ जो है उसको आप हीट करें तो पानी बनता है, फिर उस पानी को आप और हीट करते रहें तो वो बॉयल होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये वाला मामला। एग्जैक्टली आपको यहाँ पर भी ऐसा ही करना पड़ेगा। सोडियम मेटल फॉर एग्जांपल ले लें, इसको आपने हीट अप करना है कि ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। हीट देना बंद ना करें, इसको और हीट देते रहें देते रहें देते रहें। एक स्टेप ऐसा आएगा कि जब ये सोडियम फिर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयलिंग का प्रोसेस शुरू होने का मतलब ये है कि अब ये सोडियम जो कि लिक्विड हालत में है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में। तो वो गैस की हालत वाला जो सोडियम है, अब उसमें से आपने एक एटम लेना है और उस एक सोडियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन जो आपने रिमूव करना है, उसके लिए जितनी एनर्जी आप खर्च करेंगे उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर ग्रुप ट्रेंड्स जो है इसके ज़रा देख लें। मैंने कहा था इसमें नोट करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, नोट करने वाली चीज़ें। तो उसके बाद फिर आप जो है वो ग्रुप ट्रेंड्स जो है इसके देख लें। ग्रुप ट्रेंड्स, तो ग्रुप ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 1A आ जाता है, 1A एंड 2A, 1A एंड 2A, नोट करते जाइए बस। तो 1A और 2A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इन एलिमेंट्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड चल रहा है भाई? डाउन द ग्रुप चल रहा है। आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आयनाइजेशन क्या हो, एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ कहाँ पर? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ग्रुप 1A के अंदर आप देखें, डाउन द ग्रुप आप जाएंगे ग्रुप 1A के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लिथियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लिथियम के नीचे सोडियम है, तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी लिथियम के मुकाबले में। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना, तो पहले नंबर पे लिथियम आ गया, फिर सोडियम आ गया, फिर पोटेशियम आ गया। तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी किसके मुकाबले में? लिथियम के मुकाबले में। और पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी किसके मुकाबले में? सोडियम के मुकाबले में। इसी तरह पोटेशियम के नीचे क्या है हमारे पास? रुबिडियम है, रुबिडियम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी पोटेशियम के मुकाबले। मतलब टॉप टू बॉटम आप जाते रहेंगे तो फिर क्या देखेंगे? हर स्टेप पे आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम नज़र आएगी। ग्रुप 1A के अंदर भी ऐसा होगा और 2A के अंदर भी ऐसा ही होगा। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपको कम होती हुई नज़र आएगी। अब ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर आपसे बोला जाए वाई, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, वाई, तो इस वाई का जवाब ऐसा क्यों कर हो रहा है, डाउन द ग्रुप ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस वाई का जवाब नोट कर लें। बिकॉज, क्या है इसका जवाब? बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन are located, outermost electron are located farther away, farther away from the nucleus, from the nucleus, because outermost electron are located farther away। मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे, ये वाले। मिसाल के तौर पे सोडियम को ले लें आप, सोडियम जो है 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है भाई, और ये आखिर में
एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ पर मौजूद है, लोकेटेड कहाँ पे मौजूद है, फार्दर अवे, बहुत दूर है, किससे, फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, इससे बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है भाई। अच्छा, तो इसका फिर रिज़ल्ट क्या निकलेगा, वाई का तो आपने जवाब दे दिया कि हाँ भाई ये वजह इसकी ये है। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या निकलेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बिकम वीक। जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स बिकम वीक। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक हो जाएगी। किसकी अट्रैक्टिव फोर्स आपको पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रही है बात आपको। इसी तरह नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पर पॉजिटिव क्या है, यहाँ पॉजिटिव ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव क्या है, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है ना, बात समझ आ रही है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, इस पॉजिटिव न्यूक्लियस और इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद है। अब ये जितना ज़्यादा दूर होगा, जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है। तो रिज़ल्ट इसका क्या निकल रहा है, इसका कि अट्रैक्टिव फोर्स बिकम वीक। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। वीक बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये अगर हो जाएगा तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका भी तो कोई रिज़ल्ट निकलेगा ना, कि अगर ये फोर्स जो है वो वीक हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या, इसका रिज़ल्ट निकलेगा, इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा, लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, लेस एनर्जी इज़ required to remove an electron। कि अब आपको जो है वो कम एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, कम एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी कि आप जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है भाई, ये वाली बात हो गई इसके अंदर। और क्या क्या है, ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो टेक्निक समझ में आई इसकी, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होती चली जाएगी। ठीक है, और ये बात समझ में आ गई। आपसे अगला सवाल पूछ लेता है, वाई, क्यों भाई, क्यों कम होती चली जाएगी। जवाब क्या होगा, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होता चला जाएगा, न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, टॉप टू बॉटम आते चले जाएंगे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस बड़ा, एटम बड़ा होता रहेगा, एटम बड़ा होता रहेगा। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो और दूर 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 होता चला जाएगा, और ये न्यूक्लियस जो है और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, ये मध्यम हो जाएगी, ये वीक हो जाएगी। इसलिए कम एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कम आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है भाई, अब ज़रा ये 3A देख लेते हैं। थर्ड ए, ठीक है भाई, थर्ड ए जो है इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं। ये थर्ड ए जो ग्रुप है,
अब ये आयनाइजेशन एनर्जी चल रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी चल रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी को अभी हमने ग्रुप 1 और 2 में देखा। थर्ड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इर्रेगुलरिटीज़ मिलेंगी आपको, इर्रेगुलरिटीज़ आपको जो है वो मिलेंगी, रेगुलरिटीज़ जो है वो आपको मिलेंगी। 2 एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, 2 एक्सेप्शंस। इस एक्सेप्शंस को जो है ना वो मैं बिल्कुल, ये ज़रा सारे हो जाएं तमाम, फिर मैं आखिर में इसके ऊपर बात करूँगा ये एक्सेप्शंस होते क्या हैं, ठीक है। 2 एक्सेप्शंस जो है यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। फर्स्ट एक्सेप्शन जो है वो कहाँ पर है? फर्स्ट एक्सेप्शन जो है वो गैलियम का है। यहाँ पर गैलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी, गैलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी, गैलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन एल्युमिनियम। अब गैलियम जो है इसकी हायर आयनाइजेशन एनर्जी है, किसके मुकाबले में? एल्युमिनियम के मुकाबले में। अब ये हायर आयनाइजेशन एनर्जी है, आप टॉप टू बॉटम अगर आते हैं तो क्या होता है बताएं ना, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास गैलियम जो है, इससे ऊपर एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम जो है इसके मुकाबले में इसकी क्या होगी? लेस होगी ना एनर्जी। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना भाई। पहला वाला क्या है इसके अंदर? पहला वाला अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास थर्ड ए के अंदर पहले बोरॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, फिर थेलियम है, ये 5 हैं, ठीक है। बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, और जो है इंडियम है, और थेलियम है, Tl, थेलियम है। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं आप। बोरॉन के मुकाबले में एल्युमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, एल्युमिनियम और गैलियम के मुकाबले में गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी एल्युमिनियम के मुकाबले में, और इंडियम को अगर गैलियम को कंपेयर करें तो इंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, गैलियम की ज़्यादा होगी। और इसी तरह इंडियम और थेलियम को देखेंगे तो थेलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इंडियम की ज़्यादा होगी। अभी तक हमने ग्रुप 1 और 2A में यही देखा है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा, इस जगह पे ऐसा नहीं हो रहा। एल्युमिनियम से नीचे गैलियम की तरफ आए तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है, एल्युमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम है। गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, हायर देन एल्युमिनियम। ये अजीब है, एक्सेप्शंस यही तो हैं। ये अजीब है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी तो सब सही हो रहे हैं, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी देखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन है कि गैलियम जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी उसकी ज़्यादा है एल्युमिनियम के मुकाबले में, एल्युमिनियम की कम है उससे, ठीक है। दूसरी एक्सेप्शन जो है वो भी नोट कर लें। सेकंड एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन भी नोट कर लें। सेकंड एक्सेप्शन में हमारे पास थेलियम है और इंडियम है। थेलियम Tl, ये थेलियम है। थेलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी, थेलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन इंडियम, देन इंडियम। अब यहाँ पर भी यही सिस्टम है, मैंने अभी आपको बताया ना कि आप देखें बोरॉन है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, और उसके बाद जो है वो गैलियम है, इंडियम है, और फिर जो है हमारे पास क्या है, थेलियम है, Tl, थेलियम है। तो डाउन द ग्रुप हम नोट कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। तो बोरॉन की और एल्युमिनियम की देखें तो एल्युमिनियम की कम है, बोरॉन की ज़्यादा है। यहाँ एक एक्सेप्शन तो हमें अभी नज़र आया कि यहाँ पर उल्टा सिस्टम है, गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, एल्युमिनियम की कम है। अब यहाँ पर भी इंडियम और थेलियम के अंदर भी हमें गड़बड़ नज़र आती है। हम ये होना चाहिए था कि थेलियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी,
इंडियम के मुकाबले में, लेकिन थेलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, हायर देन इंडियम। इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। तो पिछले दो ग्रुप्स में आपने ऐसा नहीं देखा, ग्रुप 1A और 2A में, और यहाँ भी शुरू में भी आप सही मामला देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ही हो रही है, सिर्फ इन दो केसेस के पीछे। अब इनके रीजंस भी देख लें। रीजंस जब आपसे पूछ लिया गया कि 3A ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शंस बता दीजिए, तो आपने दोनों एक्सेप्शंस बता दिए। अब अगला सवाल आपके लिए तकलीफ दे हो जाएगा अगर वो आपसे पूछ ले रीज़न, वजह क्या है, तो रीज़न नोट कर लीजिए। इनसफिशिएंट शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, insufficient shielding of nuclear charge, insufficient shielding of nuclear charge in gallium by 3D इलेक्ट्रॉन्स। अब ये शील्डिंग क्या है? इनसफिशिएंट शील्डिंग। इनसफिशिएंट का मतलब है ना काफ़ी, ना काफ़ी, ना काफ़ी। इनसफिशिएंट शील्डिंग, ये शील्डिंग क्या है? अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट याद हो, शील्डिंग इफेक्ट अगर आपको याद हो, शील्डिंग इफेक्ट अगर आपको याद हो, ये क्या है? ये कौन सा इफेक्ट है? आप देखें सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये जो है ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज जो बीच में प्रोटॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नेगेटिव हैं। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसको तो बड़े अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इनके पीछे जो ये वाले हैं इनको इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ये प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस। बात समझ आ रही है आपको? क्या वजह है इसके पीछे, क्यों इतने अच्छे से ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड का काम कर रहा है, ये उस अट्रैक्शन को रोक लेते हैं जो कि न्यूक्लियस की तरफ से आ रही होती है, उस अट्रैक्शन को रोक लेते हैं जो न्यूक्लियस की तरफ से आ रही होती है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो इफेक्ट, और इसका इफेक्ट क्या निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर शील्ड का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इस न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको ये रोक रहे हैं। सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये प्रोटॉन जो न्यूक्लियस जो है ये इसकी न्यूक्लियस की तरफ से जो आ रही है उसको सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन खुद रिसीव कर रहे हैं, उसको पीछे जाने नहीं दे रहे, शील्ड का काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि इनके ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसकी ग्रिप इतनी है नहीं, इसकी ग्रिप इतनी है नहीं, ढीली ग्रिप है न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये जो चीज़ आपके सामने आ रही है, ये जो इतनी अच्छी ग्रिप नहीं बन पा रही है न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग की वजह से, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। द रिजल्ट ऑफ द शील्डिंग ऑफ द electrons. Shielding effect is actually the result of the shielding of the inner electrons. ये इनको हम कहेंगे inner electrons, inner electrons। और यहाँ पे जो रीज़न बता रहा है ना कि गैलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है उसके मुकाबले में, उसकी वजह यह है कि गैलियम जो है इसके पास इनसफिशिएंट शील्डिंग, इसके पास इनसफिशिएंट शील्डिंग है, इसके पास जो शील्डिंग है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, इतनी जो है वो ज़्यादा काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि इसकी
न्यूक्लियस की ग्रिप जो है अपने फार्दर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो दूर हैं उनके ऊपर बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो जब इसके न्यूक्लियस की ग्रिप अपने दूसरे फार्दर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बड़ी अच्छी हो जाएगी तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, बहुत ज़्यादा फिर एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बात समझ आ रही है बात? और उसी एनर्जी को तो हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर एटम के न्यूक्लियस की ग्रिप बड़ी मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना शील्डिंग इफेक्ट नहीं दे रहे, इनसफिशिएंट शील्डिंग इफेक्ट दे रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि उनको अब जो है जो फार्दर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप की हुई है न्यूक्लियस ने और मजबूती से काबू कर रखा है। तो आप जो अब एनर्जी देंगे, थोड़ी बहुत एनर्जी से बात नहीं पड़ेगी, आपको इस एनर्जी को हाई करना पड़ेगा, इस आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ जाएगी। इसीलिए गैलियम की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी हाई है एल्युमिनियम के मुकाबले में। ये है रीज़न, क्योंकि गैलियम के पास इनसफिशिएंट शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, बात समझ आई? अगर नहीं समझ आई वीडियो बैक करके दोबारा मेरी बात सुन के समझने की कोशिश करें। अच्छा, ये तो गैलियम और उसकी बात हो गई, किसकी? एल्युमिनियम की। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? अब जो दूसरी हमारे पास है, ये तो एक रीज़न, पहला रीज़न जो है ये फर्स्ट केस का आ गया। अब यहाँ पर ये दूसरा रीज़न मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दूसरा रीज़न किसके लिए है? ये इस वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए। ठीक है, ये इसके लिए। अब इसमें क्या है? सेम वही सेम सिचुएशन है जो कि यहाँ हमने गैलियम में देखी। यहाँ पर थेलियम जो है, थेलियम जो है इसका केस है ना कि इसके पास आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो थेलियम जो है Tl, थेलियम जो है इसके पास भी यही सिचुएशन है। थेलियम हैज़ सेम इशू एज गैलियम। जैसे गैलियम के पास जो है आप शील्डिंग इफेक्ट देख रहे हैं, इनसफिशिएंट है, उसका रिजल्ट हायर आयनाइजेशन एनर्जी निकल रहा है एल्युमिनियम के मुकाबले में। बिल्कुल इसी तरह थेलियम जो है इसका भी सेम इशू यही है जैसे कि गैलियम का था। और यहाँ पर इसका भी क्या फिर रिज़ल्ट निकल रहा है कि ये थेलियम जो है इसके पास इसकी जो है वो हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है देन इसके मुकाबले में, इंडियम के मुकाबले में। ठीक है भाई, अब कौन से ग्रुप रह गए? अब आपके पास ग्रुप जो है वो रह गया 4A। ठीक है, 4A रह गया और बस 4A में थोड़ी सी, बल्कि नहीं 4A में इरेगुलरिटीज़ नहीं, 4A यहाँ पर हमारे पास, हाँ 4A के अंदर भी है। बाकी 5A, 6A, 7A और 8A ग्रुप्स के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहरहाल इसके अंदर भी देखते हैं, इसको मिटाऊँ। 4A को भी ज़रा आप देख लें आयनाइजेशन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर ए यहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ है, यहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ है, एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस क्या क्या एक्सेप्शंस है भाई? टिन एंड लेड में, टिन इसका सिंबल है SN एंड लेड जिसको PB कहते हैं, एंड लेड। काफ़ी बच्चे इसको लीड पढ़ते हैं, लीड नहीं है भाई, ये लेड है। इन दोनों के अंदर एक्सेप्शंस गड़बड़ हो रही है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर इसके अंदर के ये जो टिन है, टिन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। टिन यानी कि SN हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन PB देन लेड, हालांकि ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4A के मैं आपके एलिमेंट्स बनाता हूँ सामने।
तो यहाँ पर हमारे पास पहले 4m में कार्बन आ जाता है, उसके नीचे जो है वो सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, जर्मीनियम के बाद फिर ये टिन आता है Sn, और उसके बाद फिर ये लेड आता है Pb। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, वही हम देख रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कार्बन, सिलिकॉन, इनका सही है। आगे जाएं तो सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए कार्बन के मुकाबले में, यहाँ पे ओके मामला। जर्मीनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए सिलिकॉन के मुकाबले में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। क्या गड़बड़ है भाई, यहाँ पर ये इसमें इन दोनों के अंदर, अब वही बात है कि यहाँ पर ये जो है वो इसकी आयनाइजेशन टिन की जो है वो कम है लेड के मुकाबले में। लेड जो है इसकी आयनाइजेशन ज़्यादा है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है, हालांकि इसकी कम होनी चाहिए थी, टिन की जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, बल्कि अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। ठीक है, वाई, अब इसके वाई का जवाब यहाँ पर आप लिख लीजिए, वाई ऐसा क्यों है, वाई बोथ टिन एंड लेड हैव नियरली द सेम एटॉमिक रेडियस, बोथ टिन एंड lead have the same atomic radii, atomic radii के टिन और लेड दोनों का जो एटॉमिक रेडियाई है वो तकरीबन बिल्कुल नहीं, तकरीबन एक ही जैसा है। ठीक है, अब ये तो आपने बता दिया कि इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह ये है। अच्छा, फिर अब जो है वाई, आपसे ये पूछ लिया जाए भाई ये एटॉमिक रेडियाई दोनों का तकरीबन एक जैसा क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, एक का ज़्यादा होना चाहिए था, एक का कम होना चाहिए था। डाउन द ग्रुप तो आप नीचे जाते हैं ना, आपको पता है ना ये बात, टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, इन टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। लेकिन ये एक एक मिलता जुलता कैसे हो गया, बराबर बराबर वाला मामला इनका कैसे हो गया कि इन दोनों के एटॉमिक रेडियाई, इसका एटॉमिक रेडियाई ये है, इसका एटॉमिक रेडियाई ये है, इसका एटॉमिक रेडियाई ये है, इसका एटॉमिक रेडियाई ये है और इसका भी यही है, लगभग दोनों का सेम ही है। तो ऐसा चले अगर है तो सही है, लेकिन ये क्यों है? अच्छा, ऐसा होने से रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, ऐसा होने से रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो रही है, इसकी कम हो रही है। अब अगला सवाल कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई जो है वो ऑलमोस्ट बराबर बराबर क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, वाई, तो आप बताएं इसके पीछे वजह है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसके पीछे जो वजह है वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। और ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, इसको भी नोट कर लें। और ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है ये होता क्या है, इसको भी नोट कर लें। इसको हम कहते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसको हम कहते हैं लैंथेनाइट, रिजल्ट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, सॉरी पूरी इसकी ये पूरा है, रिजल्ट ऑफ, यहाँ से लें इसको, रिजल्ट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है ये क्या है, ये रिजल्ट है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक रिजल्ट है। किस चीज़ का रिजल्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का। तो जब भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगी तो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा, तो उसका रिजल्ट यहाँ पर क्या है, इसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर हमने देखा था इसके अंदर 4m है कार्बन, और उसके बाद ये हमारे पास सिलिकॉन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद जो है वो टिन हो गया हमारे पास, और टिन के बाद जो है ये लेड हो गया। ठीक है भाई। तो डाउन द ग्रुप जो है इस जगह पर हमें गड़बड़ नज़र आ रही थी कि यहाँ पर इनके एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे मौजूद है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? रिजल्ट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर है, जिसका रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सेम एटॉमिक रेडियाई। उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी जो कि नॉर्मली होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा निकल रही है, इसकी कम निकल रही है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। बाकी 7A, 5A, 6A, 7A एंड 8A ग्रुप्स के अंदर कोई एक्सेप्शंस नहीं है, इत्मीनान से रखें। अगली वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देखेंगे, ठीक है, उसको कवर करेंगे। बाकी मैंने बता दिया है ओरली के 5A, 6A, 7A, 8A इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके अंदर डाउन द ग्रुप आप जाएंगे, ग्रुप ट्रेंड आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। डाउन द ग्रुप आपको आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती हुई बिलतरतीब नज़र आएगी, जैसी कि 1A में नज़र आ रही थी, 2A में नज़र आ रही थी। कोई एक्सेप्शन इसके अंदर नहीं है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।